सर, पिछले कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे संभासुर युद्ध से पूर्व क्या कुछ तैयारियां की जा रही थी और कैसे यह तैयारियां की जा रही थी, लेकिन समय के अभाव के कारण हमारा विषय यह अधूरा रह गया था। तो ऐसे में इसी विषय पर पूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। हम लोग ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि महाराज दशरथ जी और महारानी केकई वगैरह उस पर ही चर्चा हो रही है, क्या हमारी अवध की शक्ति है, क्या वहाँ की उनकी शक्ति है संभासुर की, और कहाँ देवकुल की, उस सबकी शक्तियों का वो अंदाज़ा कर रहे थे। तब उसमें ये बात आई थी अवध की सबसे बड़ी शक्ति गज शक्ति है, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो असुर हैं उनकी जो गज शक्ति है वो इस तरह से उसका मदरा का उपयोग करके उसको उन्मुख कर देते हैं। तब ये उस समय फिर अब ये होती है हमें कैसे अपना को आगे बढ़ाना है, क्या रूपरेखा रहती है। तो उसमें महारानी केकई ये कहती हैं हमें अपनी गज शक्ति का उपयोग नहीं करना है। सबको बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है उसी को उपयोग नहीं करना है, लेकिन सब जानते हैं भाई जो भी रणनीति को निर्णय है तो उसके हिसाब से करा जाएगा। उन्होंने कहा हम अपनी अश्व सेना का अश्व का ही ज़्यादा उपयोग करेंगे, वो भी द्रुतगामी संदेश के लिए, क्योंकि प्राय क्या होता था अश्व मीन्स घोड़ों के द्वारा ही आदान प्रदान संदेश रहते थे, तो उसकी वजह से उनका उसका उपयोग हम अलग से ज़्यादा करेंगे। तब लेकिन ये बात होती है भाई कि उनका हमें कैसे अवगत हो कि क्या उनकी व्यवस्था है। तो उसी चीज़ में जैसे हमने ये बताया था कि उधर उन्होंने जब अपनी तैयारी पूरी कर ली है वहाँ भी उसका अवलोकन किया जाता है। तो वो जैसे हमने बताया कि आधार शिविर की बात होती है, तो आधार शिविर तक सारी सामग्री जब जाएगी तो इतनी बड़ी सामग्री को पहुँचाना आसान नहीं होता, और उसके लिए ऐसा वहाँ आता है कि वो जलपोत जल मार्ग से गए। तो मुझे ऐसा लगता है सर जलपोत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फेरी टाइप कुछ इस तरह से रहे होंगे। जैसे हम देखते हैं वहाँ गुजरात में यदि जाते हैं ना द्वारका, तो द्वारका से भेट द्वारका जाते हैं तो वहाँ पर ना फेरी चलती हैं, उनको फेरी बोलते हैं। फेरी इतनी विशाल होती हैं, उसमें बहुत सारे लोडेड ट्रक भी आ जाते हैं, सामान भी आते हैं और यात्री भी ऊपर आते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। तो संभव तो उस तरह के ही जलपोत उस समय रहे होंगे जिसमें काफ़ी कुछ उसमें आ जाता है। तो उस समय फिर वो उन जलपोतों की भी पूरी तैयारी की जाती है। सबरे ही विषयों पर विचार बड़े सूक्ष्मता से किया जाता है कि कई बार क्या होता है ना सामग्री पर्याप्त होती है लेकिन सामंजस्य नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से बेहतर परिणाम नहीं आता है। तो उसमें ये भी किया जाता है कि जो आधार शिविर के लिए जाया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी सामग्री किस अनुपात से जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है हमने केवल सैनिक भेज दिए उनके आयुध शस्त्र नहीं है। तो उसी हर उस बारीक से बारीक चीज़ों पे मतलब ये बताने का सिर्फ ये आश्रय है कि जब तक हम बड़ी के साथ साथ छोटी छोटे बिंदुओं पे भी नहीं विचार करेंगे, वो छोटे छोटे बिंदु इस तरह से होते हैं जैसे कि बहुत बड़ी कोई लड़ी कड़ी होती है और उसकी एक श्रृंखला में अगर कहीं भी कुछ अस्थिरता या वो आ जाता है तो पूरी ही कार्यक्रम की व्यवस्था पूरी उस लड़ी की व्यवस्था खराब हो सकती है। तो उस हर विषय पे जब वो विचार किया जाता है तो उसमें ये होता है फेरी के माध्यम से कैसे कैसे सामान जाने हैं। उसमें भी क्योंकि जब वो पहले ही आधार शिविर पर चर्चा कर रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है क्योंकि जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा होता है तब वहाँ पर भी ये बात आती है कि वहीं देव गुरु से या वहाँ से अमरावती से कहीं किसी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। तो अंतिम में महाराज के पास ब्रह्मर्षि बृहस्पति जी आते हैं, तब सबने ये देखा जो उनके हाव भाव हैं ना कुछ बहुत अच्छे नहीं है। जैसे कि कोई बारी होता है ना व्यक्ति का चेहरा भी कुछ बोलता है, यदि कहीं कोई चिंता या किसी तरह की मन में ज़्यादा होता है तो चेहरे से झलकती है, तो उसी से सभी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो वो बृहस्पति जी से भी चर्चा इसकी होती है जिसका वो संकेत देते हैं कि भाई स्थितियां वहाँ बढ़िया नहीं चल रही हैं, धीरे धीरे असुरों का इतना हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा होगा तो कहीं उन्हीं का साम्राज्य ना हो जाए। तो उससे बृहस्पति जी से जब सूचनाएं मिलती हैं तो निश्चित रूप से उस पर और गंभीरता बढ़ती है। तो उसी की वजह से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आधार तो अश्वमेध यज्ञ से ही बन रहा है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ से हुआ है, वहीं से जब चीज़ें उनको में उसके बाद तैयार किया गया माता केकई को,
तब फिर हमने ये चर्चा करी कि उन्होंने एक अपने वो स्थान चूज किया, पुराना एक कोई कारागार वहाँ तैयारी की है। उसके बाद फिर हमने ये बात की थी आधार शिविर की। तब ये आधार शिविर की बात आती है तो वहाँ से ये जैसे हमने कहा कि देवकुल से और वहाँ से अमरावती से महर्षि नहीं गुरु बृहस्पति जी भी आए हैं, तो साथ में बाद में जब ये बात होती तो वहाँ से सरस्वती माता भी आई हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श होता है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि महर्षि वशिष्ठ की बहन होने के कारण, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री हैं, तो उनका आना जाना रहता था। हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि देवताओं का त्रेता में भी अक्सर आना जाना और रहना होता था, जिसके आपस के सामंजस्य बहुत थे। तो वहाँ पर ही उन्हीं के ही उसमें निर्धारित होता है भाई कि हम आधार शिविर का कहाँ स्थान, क्योंकि आधार शिविर के स्थान के साथ साथ सारी भूमिका भी होती है। जैसे वहाँ पर ना एक मानचित्र भी तैयार होते हैं, उन मानचित्र में कहाँ पर किस तरह से क्या व्यवस्थाएं गुफाओं की है, किस चीज़ की पहाड़ी है, कहाँ पर पानी बह रहा है, उससे भी अवगत होना होता है। और उसी व्यवस्थाओं से जो उनका दल है, सेना है, सबको इसलिए अवगत कराया जाता है कि सब लोगों को ने अवगत होने से ही बेहतर परिणाम आएंगे। क्योंकि वहाँ पर ये देखिए कि जहाँ मानचित्र है तो वो आपने बनवाया है, तो अब ये मानचित्र हो सकता है कहीं वो नहीं, तो जिस समय वहाँ से प्रतिनिधित्व किया जाता है, इवन ये माना जाता है जो वहाँ के प्रमुख सेनापति हैं, तो उनको भी जब बुलाया जाता है तो उनसे भी उसकी स्वीकृति ली जाती है। और माता सरस्वती माता से भी कि ये मानचित्र वगैरह उपयोगी हैं, ठीक है, तो वो उसको बाकायदा ये बताते हैं कि नहीं ठीक है। क्योंकि इसी में यहाँ पे माना जाता है कि उस समय जो स्कंद गणेश जी के जो भाई हैं वो उसके सेना के प्रमुख होते हैं, वो भी वहाँ आते हैं और वो इस चीज़ को ये बताते हैं कि नहीं ये मानचित्र ये सब ठीक है, और उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं फिर निर्धारित की जाती हैं। जब ये व्यवस्थाएं उनकी आधार शिविर पर सब चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर सारी सामग्री पहुँचती है, और वो जलपोतों से जब पहुँचती है तो जो दलपति हैं उनको पहले से भी अंदाज़ा रहता है, तो वो एक काम और भी करते हैं। क्योंकि एक गहरे जल के बाद छोटे, और जो आधार शिविर है तो वहाँ इस तरह से नहीं होगा कि केवल गहरा जल हो, तो वो जब वो करीब पहुँचने वाले होते हैं आधार शिविर, तो वो छोटी छोटी नावें उनके मार्गदर्शन के लिए लगा दी जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं जलपोत टकरा जाए। क्या होता है वहाँ पर एक मोड़ इस तरह से आता है जिसके बाद वो नदी अलग मुड़ जाती है और इनको आधार शिविर की तरफ जाना होता है, तो जिसमें संभावना हो सकती है जलपोत टकरा जाए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी दलपति ने वो नावों की व्यवस्था इस तरह से की है कि वो लोग वहाँ पर आधार शिविर पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सब चीज़ों के वहाँ विधिवत इस तरह से किया जाता है जैसा कि जो उसमें प्रमुख जलप्रोत में सब लोग एक ही साथ होते हैं। महारानी केकई हैं, दशरथ जी हैं, सुमंत जी भी हैं, क्योंकि उसका आश्रय सब आपस में विचार विमर्श करना भी रहता है। और यहाँ पर ना कई दिन समय लगता है, ऐसा आता है जलपोत से आने में, तो बीच में सबने अपने अभ्यास भी रखे हैं जारी। उसमें ऐसा नहीं होता केवल वो है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अभ्यास इस तरीके से हम समझ सकते हैं वो अभ्यास नहीं होता, वास्तव में वो भी एक साधना है। आज भी हम देखते हैं जो हमारे खिलाड़ी किसी भी उसमें अगर सफल होते हैं तो वो साधना की वजह से होते हैं। जिसने अगर वो साधना और अभ्यास ही नहीं किया है तो वो नहीं हो सकता सफल की। तो उसी चीज़ में जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता, इवन महारानी केकई भी उसकी अभ्यास को, क्योंकि अब तो उनकी मानसिक स्थिति तैयार हो गई है कि वो पूरी तरह से उसमें सम्मिलित हैं, तो उन्हें शारीरिक स्थिति भी पूरी तैयार रखनी है। तो उन्हीं चीज़ों को महाराज दशरथ भी अवलोकन करते हैं, वो प्रसन्न भी होते हैं। अब जब ये आधार शिविर पर सब लोग आ जाते हैं तो आधार शिविर पर अब सारी व्यवस्थाएं फिर उनको पूरी तरह से स्थापित करनी होती हैं। तो महारानी केकई और दलपति वगैरह सबको ये कहते हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को इस तरह से पूरी तरह से संचालित करने के हिसाब से व्यवस्थित की जाए, जिससे महाराजा दशरथ जी इसका अवलोकन करें जब आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाए। तो उस तैयारी को आधार शिविर पे किया जाता है, और आधार शिविर पे जब सब लोग तैयार होते हैं उसके बाद महाराज दशरथ जी को सूचनाएं दी जाती है।
जब महाराज दशरथ जी उसका अवलोकन करने आते हैं तो उन्हें इस तरह से बताया जाता है कि किस तरह से हमारी संचार प्रणाली, संकेत प्रणाली किस तरह से आपस में काम करेगी। इवन वहाँ जो अस्त्र शस्त्र हैं थोड़े से उनको भी बहुत कुछ अपडेट किया जाता है। हम इसको ऐसे मान लेते हैं ना, जैसे बहुत समय पहले कभी सरकारी विभागों में एम्बेसडर गाड़ी होती थी, मजबूत बहुत थी लेकिन इतनी ज़्यादा हमको व्यवहारिक तौर से आरामदायक नहीं थी। तो हमने ये देखा कि उसी तरह हमारे हर चीज़ में अपडेट है। अब इनोवा गाड़ी नज़र आएंगी आपको, एम्बेसडर कहीं नहीं है। तो हर चीज़ की आवश्यकता होती है कि बहुत सारे हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्रों में भी आए दिन ये होता है कौन सी मिसाइल कौन सी लेनी है। हमारे यहाँ इवन सैनिकों की जो ब्लड प्रूफ जैकेट हैं, उनके जूते हैं, उनकी किस तरह की, तो उन्हीं तरह से वहाँ भी इस व्यवस्था को पूरा ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से शस्त्र। क्योंकि जैसे हमने नूह पे बात की थी, उन्होंने बाण को अपग्रेड करके ना 3 त्रिशूल टाइप के करे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसको चतुष्कोणीय और षटकोणीय यानी कि 4 उसके और 6 उसके रखे हैं। तो हर चीज़ का एक अपडेशन हर जगह हो रहा होता है। हम केवल और केवल वर्तमान देखते हैं, जबकि हमने पहले भी कहा था कि हर घटना, हर शब्द, हर व्यक्ति, हर स्थान का कुछ ना कुछ अतीत रहा होता है। हम इसको एक मिनट आज ये देख लेते हैं कि हम सब लोग प्राय व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं, लेकिन हम ये देखें जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ आज तक कितने फीचर्स उसमें अपडेट लगातार होते आ रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें इस तरह समझनी है कि हर जगह हर उसका अपडेशन चल रहा है, लेकिन उसका अतीत ज़रूर रहा होता है। बिना उस अतीत के हम इसको ऐसे मानते अगर एक सीढ़ी बीच में से गायब है तो वो आगे की कड़ी अपना आप रुक जाएगी। तो हर उसका एक महत्व रहा होता है। तो उसी तरीके से जहाँ ये महाराज दशरथ जी जब उस अवलोकन की बात होती है तो जब वो ये देखते हैं कि किस तरह से शस्त्रों का भी अपडेशन हुआ है, बाणों का भी हुआ है, क्योंकि पहले जो रथ थे संभवतः इस तरीके थे कि भाई उनका उपयोग इस पर ज़्यादा था कि उनकी गति अधिक से अधिक कैसी हो। जैसे उसमें हम ये मान सकते हैं कि रेडी तांगा टाइप की जो उसका उद्देश्य इस टाइप से था, घोड़ा अधिक से अधिक दौड़े और उसका भार कम से कम हो। लेकिन उनको अगर देखा जाए तो संतुलन के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर इतने बेहतर शायद नहीं थे। तो अब जैसे हम देखते हैं ना कि एक विवाह में एक बग्गी आती हैं, तो उस बग्गी के रूप से एक जो है वो भी रथ है, वो भी है, लेकिन उसका रूपक अलग है, उसकी सुरक्षा अलग है। तो शायद इसी तरह से उन्होंने कुछ उसमें रथों में भी वो परिवर्तन किया। क्योंकि सबसे पहले एक महाराजा दशरथ जिससे अवलोकन करेंगे, एक छोटा रथ आता है जिसमें वो इस तरह से बैठते हैं, उनका सारथी अलग बैठता है, कि सारथी की भी सुरक्षा आवश्यक है। क्योंकि हमने ये पहले भी बताया था कि जहाँ रावण से युद्ध हुआ था तो महारानी जब तक विवाह भी नहीं हुआ कैकेयी का, कि वो वहाँ किस तरह से उन्होंने पहले सारथी को घायल किया, फिर उसको किया, तब ये उस तरह से वहाँ पहुँचती हैं, उसकी अपनी व्यवस्था अपने हाथ में लेती हैं। तो उसी तरह से इन्होंने इस कमी को ही महसूस किया कि भाई कहीं ना कहीं रथ इस तरह से सारथी भी सुरक्षित रहे और संतुलन बना रहे। किसी वजह से ऐसा नहीं हो कि एकदम रथ ही अगर अस्थिर हो गया तो फिर आप तो अस्थिर हो ही जाओगे। तो जब वो महाराज दशरथ जी का वो जो रथ अवलोकन के लिए एक छोटा रथ आता है तो उसमें महारानी कैकेयी और वो बैठती हैं, वो अस्त्रों के पास भी जाते हैं और वहाँ उनका जब संचालन करना महाराज दशरथ जी को भी बताया जाता है कि भी इसको ऐसे किया जाएगा। तो तब वो ये बताते हैं दलपति कि हमारे ये व्यवस्थाएं की हुई हैं कि कोई भी अस्त्र यदि कहीं छोड़ना है तो हम एक प्रकाश का वो करेंगे। जैसे उसने बताया कि हमने पीली उन्होंने फिर कहा कि महाराज ने अच्छा इसको एक बार किया जाए, कैसे उसका वो किया जाए। तो अवलोकन करते ही समय जब उन्होंने उसका प्रदर्शन देखा तो उसमें क्या किया, एक तरफ से पहले उन्होंने एक रोशनी सी की, पीली रोशनी। उस पीली रोशनी का ये आश्रय था कि ये अस्त्र छोड़ना है और इसके लिए वो तैयार हों। क्योंकि जैसा हमने बताया कि वहाँ कोई ऐसा समतल वो नहीं, वो अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, महाराज जब जाते हैं तो उन्हें खुद ही लगता है कि इतनी बड़ी सेना, लेकिन कहीं नज़र तो ठीक से आ नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह व्यवस्थित किया है कि गुफाओं में कहाँ किसको कैसे रहना है और कैसे संचार प्रणाली से आपस में जोड़ना और सामंजस्य रखना है।
जब वो पीली रोशनी एक तरफ होती है तो थोड़ी देर बाद ही वो देखते हैं दूसरी तरफ से एक हरी रोशनी होती है। वो इस बात का संकेत है कि हम तैयार हैं, और साथ ही इस बात का भी संकेत है कि और लोग अब इस बात के लिए सावधान हो जाए। जैसे कहते हैं ना, अगर ग्रीन लाइट हो रही है तो बाकी लोग रुक जाए, इधर का ट्रैफिक चलेगा। तो उसी तरीके से अन्य लोग उस समय अपने को सुरक्षा दृष्टि से कंदराव में हो जाते हैं। तब वो एक उस अस्त्र का उपयोग करते हैं, और वो अस्त्र जो उनके हिसाब से होना चाहिए वो हो जाता है। तो वो थोड़ी देर बाद दूसरी हरी लाइट करते हैं। वो इस बात का द्योतक है कि हमारा जो प्रयास था वो सफल रहा है। तो महाराज इस तरह से देखते हैं व्यवस्थाओं को, बड़े प्रसन्न रहते हैं, और धीरे धीरे वो अन्य व्यवस्थाओं को भी देखते हैं कि कहाँ भोजन सामग्री है, कहाँ हमारी उसकी व्यवस्था है, स्वास्थ्य के लेके चिकित्सा की व्यवस्था है। क्योंकि ये स्वाभाविक है, अगर युद्ध होगा तो घायल तो होंगे होंगे। और मुझे तो उस समय ऐसा लगता है कि जो हमारी आज की सर्जरी और एंटीबायोटिक व्यवस्था है, शायद उस समय और कोई बेहतर व्यवस्थाएं थीं कि लोगों को घाव भी होते थे और उन पे लेप ऐसे लगाए जाते थे जिससे वो फिर सुबह तक काफ़ी सुधार होकर वो लड़ने की स्थिति में आते थे। उस चीज़ को क्योंकि आवश्यक इसलिए वहाँ पर होता है शिविर पे कि वहीं पर उनको उस देने की आवश्यकता है, चिकित्सा शिविर की जिसकी जैसी आवश्यकता उपलब्ध होना चाहिए। तो उस तरह से सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन महाराज कर रहे होते हैं। ये भी हम इसकी ही बात कर रहे थे कि जो महाराज ने अवलोकन किया है उसी में ये बात हो रही थी कि जब वो अवलोकन के बाद सारी व्यवस्थाओं से अवगत हो जाते हैं, तब वहाँ जैसा कि पहले बताया गया था कि उनके जो रिश्तेदार हैं यानी कि केकई के जो मायके पद से उनके भाई युधाजित प्लस उनके जो पिताजी हैं वो भी महाराजा अश्वपति, और उनके जो समधी हैं यानी कि उनके जो पुत्र युधाजित हैं उनके भी वीरसेन महाराज वहाँ आए हुए हैं। तो ये होता है जब सब तैयारियाँ पूरी हो जाती हैं तो महाराजा दशरथ जी कहते हैं भाई अब सब चीज़ें ठीक है। कहीं ना कहीं ना देख के विश्वास आ जाता है कि लगता है कि नहीं अब तो बेहतर हैं। तो वो उनसे ये कहते हैं नहीं अब आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग प्रस्थान करें, और उसकी सब तैयारियाँ ठीक से हो गई हैं। लेकिन उस समय फिर भी ये बात आती है तो कहीं वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं हम रुक जाएं, तो नहीं, फिर उसमें ये निर्णय होता है कि युधाजित रुकते हैं और उधर महाराज वीरसेन के पुत्र चंद्रसेन रुकते हैं। लेकिन महाराज वीरसेन प्लस महाराजा अश्वपति और महाराजा अश्वपति के पुत्र की जो पुत्रवधू ऐश्वर्या हैं वो लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वहाँ क्योंकि अब उनका सबका आपस का एक विश्वास सा हो गया, जब तैयारी देखते लगता है ना, तो इधर वो बराबर संपर्क अब वहाँ से सूचनाएं आ रही होती हैं। तो जब सूचनाएं आ रही होती हैं और स्कंद सैनिक प्रमुख होने के साथ उनके साथ जब चर्चाएं चल रही होती हैं तो वो ये बताते हैं हमारी जो प्रमुख शक्ति है वो गज शक्ति है, और इस तरह से वही चीज़ वहाँ भी रिपीट होती है कि अवध की भी गज शक्ति प्रमुख है, उनकी भी गज शक्ति प्रमुख है। तो उसी समय ये कहा जाता है उनसे कि ठीक है आप अन्य जो अपनी सेना है सबको तैयार रखें और उसकी रूपरेखा हम फिर बनाते हैं। तो हालांकि वहाँ पर महाराजा दशरथ जी एक सशंकित मन से ये पूछते हैं कि भाई आखिर हमारे असुरों की तो इतनी सेना है, गज सेना, हम कैसे, हमारी क्या रणनीति है। तो अब लगता है उन्हें कि नहीं महाराज प्रमुख हैं, उनको अवगत होना ज़रूरी है। तभी वो एक बात कहते हैं महाराज कि हमें इस चीज़ को समझना है कि जो उनकी अपनी चाल होती है कि वो गजों को मदरा पिला के उन्मुक्त करते हैं और जो उनको चलाने वाले उनको करते हैं, तो हमें उसी को करके कैसे करना है, हमने उसी का उत्तर ये देना है। हमें क्या करना है कि हमने बहुत सारे गाय के एक तरह से कंडे जिसे वर्तमान में कहते हैं उपला कहें, उनकी हमने तैयारी की है। हमने क्या किया है कि उनमें बहुत सारी मिर्च वगैरह इस तरह की उसमें रखी, और हमने ये सोचा है कि उनसे धुआं हम इस तरह से करेंगे कि जिससे वो धुआं उन गजों की तरफ जाएगा और उसको चलाने वाले तो वो एक तरह से अपनी ही सेना को घायल करते जाएंगे, वो इधर की तरफ बढ़ने की तो प्रयास ही नहीं करेंगे। तो महाराज को जब उन्होंने कहा, फिर उनका एक प्रश्न हुआ भाई हमारी सेना भी तो घायल हो सकती है। बोले नहीं,
हमने उसका अध्ययन कर लिया है कि हमारी सेना इस तरह और इस समय यहाँ होगी, तो वहाँ पर हवा इस तरह से रुख चलेगा कि हवा हमारी तरफ से आएगी और उधर की तरफ जाएगी, जिससे हमें नहीं उससे परेशानी होगी। तो उसको महाराज तो वही ठीक है, जैसे आप लोगों की वो, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी व्यवस्था को समझते हुए फिर वो उसको अन्य बाकी व्यवस्थाओं को कैसे उसको क्रियान्वयन करना है, इस पर फिर वो विचार करते हैं। हम लोग अभी इसकी बात कर रहे थे कि किस तरह से रणनीति वो बना रहे हैं, तो उसी रणनीति में वो ये विचार होता है। इसमें एक चीज़ और बहुत आवश्यक होती है आज के वर्तमान में समझने की, उत्साह और थकान। एक ही कार्य जिसमें आपका उत्साह बना होता है उसमें आपको थकान नहीं होती, और जिसमें उत्साह नहीं होता उसमें थकान होती है। तो यहाँ सभी सैनिकों का बराबर मनोबल भी बनाए रखने के लिए उनको उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ही विशेष ध्यान दिया जाता है कि अभ्यास जब करके ना, जैसे कोई खेल आज भी खेलता है वो तो थक जाता है जिसकी रुचि नहीं है, और कोई खेल करके वो सोचता है कि नहीं एनर्जेटिक हो जाता है, वही ठीक है ऊर्जावान हो गए। उसी तरह से वहाँ भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसी श्रृंखला में अब ये रणनीति बनती है कि इसको आगे कैसे अंजाम देना है। तो क्या होता है कि वैसे तो देव सेना भी है, लेकिन जो अवध से आई हुई सेना है उसको दो हिस्सों में बांटने की बात होती है कि एक महाराजा दशरथ के साथ में सुमंत्र उनके जो हैं, और एक महारानी कैकेयी के नेतृत्व में जो युधाजित और उनके दलपति आदि हैं कि उनके साथ, हालांकि उनके साथ वो सुमेधा बुधिया कैकेयी वगैरह के साथ हमेशा रही हैं, वो अभी भी हैं उनकी पर्सनल सहायक के रूप में। तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी आता है कि जो महारानी कैकेयी हैं वो महाराजा दशरथ जी की सुरक्षा या उसकी वजह से वो चाहती हैं उनके साथ रहें, लेकिन जो उनके गुरु महर्षि संकर्षण हैं वो कहते हैं नहीं। तो उसके बाद तो जैसा कि हमेशा होता रहा है, वो उनकी बात को कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं ना माने, तो दो दलों में विभाजित किया जाता है। एक का नेतृत्व महारानी कैकेयी करती हैं, एक का नेतृत्व महाराजा दशरथ करते हैं, और एक देव सेना है पहले से। तो इसको इन्होंने ऐसी रणनीति बनाई है त्रिशूल टाइप की, क्योंकि जिससे ये देखा जाए कि हमें कैसी स्थितियों के हिसाब से करना है। क्या होता है ना, किसी भी युद्ध में रणनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कब कौन सी हमें व्यूह रचना रखनी है। जैसे यहाँ त्रिशूल की रचना की बात आती है, जब यदि हम वहाँ महाभारत में देखते हैं तो महाभारत में अभिमन्यु के साथ में एक चक्रव्यूह की बात आती है। तो चक्रव्यूह की वहाँ इसलिए है कि वहाँ पे वो छोटी टोली और ख़ास तौर से अभिमन्यु को घेरना है। तो चक्रव्यूह इस तरह से होता है जैसे चक्र चारों तरफ से, उसके सेंटर में किसी को लाके उसे मजबूर कर देना है कि वो किसी स्थिति में और कोई विकल्प ही ना बचे उसके पास। तो वहाँ चक्रव्यूह की आवश्यकता, और यहाँ पर त्रिशूल का इन्होंने इस तरह से किया है कि हम सामने वाला यदि वो आएगा और हम त्रिशूल की तरह से होंगे तो वो कैसे रहेगा। उस पूरी तैयारी के साथ वो लोग वहाँ जाते हैं, और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि वो अपनी सेना को इस तरह से भी तैयार करते हैं कि मानचित्र और साथ साथ तारों की गति और तारों की दिशा कि जो वर्तमान में हम देखते हैं समय कितनी आसानी से सब कुछ सुलभ है, हर मोबाइल में भी समय उपलब्ध है, जबकि अगर वास्तव में इसके इतिहास में भी अगर जाते हैं तो ये कितना दुर्लभ होता था। हम ये वर्तमान में तो लगभग हर बड़े शहर में देखते हैं तो घंटाघर होते हैं। उस घंटाघर से भी पहले कभी ऐसा होता था कि ये जंतर मंतर वगैरह होते थे, जयपुर में दिल्ली में भी हैं, जिनके पास इस तरह से उनके निशान घंटा मिनट और सेकंड के होते हैं। धूप यहाँ पर इन दिनों में आएगी तो इससे अवलोकन किया जाता था। तो इसका मतलब उससे पहले भी वो लोग उसी धूप से और उससे जो तारों की गति है, तारों की दिशा है, उससे ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। तो उसी व्यवस्था को महारानी कैकेयी का ये था कि न केवल हमें अवगत होना है, हमारे सैनिकों को भी अवगत होना चाहिए। उसी व्यवस्था के हिसाब से वो लोग रात में ही कूच करते हैं, और रात में जब वहाँ कूच करते हैं तो वो क्योंकि पहले से ही सबको प्रशिक्षित किया इस हिसाब से गया है, मानचित्र वगैरह बना के कि इस तरह से हम लोगों के पड़ाव वहाँ होंगे, तारों की दिशा से और उससे रोशनी चंद्रमा के हिसाब से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं।
अब वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो सबसे पहले जब शंखनाद करते हैं तो जो असुरों की सेना है उधर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। तो और एक दो बार शंखनाद करते हैं लेकिन नहीं होती, क्योंकि ये प्राय सभी जगह होता है। अगर हम आज भी शतरंज वगैरह खेल में देखते हैं कि सबसे पहले सामने वाले की चाल को ही समझने का प्रयास होता है, तब ये आदमी चाल को चलने की कोशिश करता है। क्योंकि अब ये इधर से इन्होंने जब शंखनाद किया कोई नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक प्रक्षेपास्त्र टाइप बोलते हैं, मतलब एक मिसाइल टाइप जैसे कहेंगे कि उन्होंने वो छोड़ी है, जिससे वहाँ सामने वाली सेना पे थोड़ा एकदम प्रभाव हुआ, भगदड़ मची, लोग निकले हैं गुफाओं से। फिर उन्होंने उसको ये देखा है कि अब उसके बाद उन्हें क्या क्रिया प्रतिक्रिया करनी है, उस पर फिर वो देखते हैं। हालांकि सर बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा चल रही है और हम यह आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं कि युद्ध में आगे क्या कुछ हुआ, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इतनी विशेष जानकारी से अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों श्रोताओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।